हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी जो सीएसआईआर नेट दिसंबर 22 का एग्जाम हुआ है। मींस वो 2024 था लेकिन हुआ अभी 2025 में है। तो उसमें जो यूनिट नंबर 2 मतलब कि सेल बायोलॉजी से सेक्शन बी के अंदर शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उनका एक डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये उसकी क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पे मेंशन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस विल बी प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली हमें पता है कि डीएनए पैकेजिंग में जो होता है वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है। और इसमें इसने पूछा है कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनमें क्या इंटरेक्शन है। जो वो न्यूक्लियोसोम मतलब डीएनए जो पैक्ड होता है हिस्टोन पॉलीमर, हिस्टोन आपके प्रोटीन्स के ऊपर, कैसे स्टेबिलिटी है उसके अंदर। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, जिसमें क्या क्या है कि डीएनए के ऊपर जो फॉस्फेट बैकबोन है, मतलब कि फॉस्फेट बैकबोन की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव चार्ज। एंड लाइसिन रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन है। और लाइसिन क्या है? एक पॉजिटिव अमीनो एसिड है। तो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी की वजह से न्यूक्लियोसोम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसको हम क्यों रॉन्ग कहेंगे? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहली बात तो कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ये आपस में एक दूसरे से स्टेबिलिटी से बंधे रहे, इनका न्यूक्लियोसोम के बाइंडिंग से इतना कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात इसने कहा हिस्टोन के सेरिन और थ्रियोनिन जो रेजिड्यूज है इनको अगर आप देखें इनमें OH ग्रुप है और इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। सेकंड इसने कहा है कि वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन। यहाँ पे फिर इसने डीएनए के बेस पेयर्स की ही स्टेबिलिटी की बात कर दी। थर्ड ऑप्शन में इसने कहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन डीएनए फॉस्फेट बैकबोन एंड मेन चेन ऑफ हिस्टोन। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जिसकी क्वेश्चन आईडी ये है। इसमें सिंपल पूछा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे कौन कौन सी चीजें क्रॉस कर सकती हैं। तो अगर हम देखें तो हमें एक वो पता है कि सबसे पहले गैसेस करेंगी, उसके बाद कुछ नॉन पोलर चीजें जो होंगी वो करेंगी। इस तरीके से एक ऑर्डर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड से क्रॉस होने का। यहाँ पे भी मैंने चीजें मेंशन कर दी है कि कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे, देखो। ठीक है, जिसके अंदर आपकी गैसेस आ गई हैं। उसके बाद कुछ छोटे और अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इंडोल हो गया, वो भी पास कर जाएंगे लेकिन एज कम्पेयर टू गैसेस वो उससे थोड़ा सा स्लो होंगे। लेकिन जो आपके लार्ज और चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नॉर्मल डिफ्यूजन से या पैसिव प्रोसेस से नहीं पास होंगे। इसके लिए आपको याद हो ग्लूकोज के लिए ग्लू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इस तरह के हमको ऐसे आयंस के लिए हमारे पास कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें CO2 क्या है? एक गैसियस मॉलिक्यूल है। और डाइथाइल यूरिया भी क्या है? एक स्मॉल नॉन पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल है। तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि ग्लूकोज आपका कर सकता है बट ग्लूकोज को भी कभी कभी ग्लूट चाहिए होता है, और ये सब जो बाकी आपके दिया है ये सब तो चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो स्टोन मॉलिक्यूल्स होता है वही जो न्यूक्लियोसोम मॉडल में काम आते हैं, तो उन पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशन अगर हम याद करें तो मिथाइलेशन कर देते हैं, ठीक है, हम एसिटाइलेशन कर देते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि एसिटाइलेशन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपका यूक्रोमेटिन बनने की संभावना बनेगी। या फिर हम फॉस्फोराइलेशन भी कर देते हैं। इसने ये पूछा है कि ये जो सारी तरह की मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये स्टोन में हो रही हैं वो हमें पता है, पर मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं? तो मैक्सिमम अगर आप इस तरीके से स्टोन के मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, H2A H2B ऐसे करके जब हम बनाते हैं, आपने देखा होगा इनकी जो एन टर्मिनल टेल होती है ना वो रेंडमली ऐसे निकली हुई होती है। और इन्हीं पे रेजिड्यू होते हैं। जैसे कि हम लाइसिन की अगर बात करें मैक्सिमम उसी के ऊपर मॉडिफिकेशन देखी जाती है। औरों पे भी है लेकिन मैक्सिमम इस पे है। तो हम कहाँ देखते हैं कि जो एन टर्मिनल टेल्स हैं वहीं पे सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को ऑप्ट किया है। ये देखो इस मॉडल में दिखाने की कोशिश किया है कि ये सब क्या है, ये सब मिलके क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर बना रहा है। H2A H2B, इसके डाइमर होंगे दो और H3H4 का एक टेट्रामर होगा। ये मिलके आपका एक ऑक्टामर बनाएंगे, इसके ऊपर डीएनए आपका रैप करेगा। तो अगर आप देखेंगे जो एन टर्मिनल टेल है तो मैक्सिमम मॉडिफिकेशन यही शो है, कहीं मिथाइलेशन हो रहा है, कहीं एसिटाइलेशन हो रहा है। तो इसलिए हमने एन टर्मिनल को सिलेक्ट किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था जिसकी क्वेश्चन आईडी यहाँ पे मेंशन है। इसने कहा था कि आपको कुछ फॉस्फोलिपिड्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा मेजर फॉस्फोलिपिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मतलब माना जा रहा है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी बन रही है कहीं ना कहीं। देखो, यहाँ पे हमसे पूछा है कि मेजर फॉस्फोलिपिड कौन सा नहीं है, तो सबने बहुत जल्दी ऐसे क्लिक किया कि कोलेस्ट्रॉल तो फॉस्फोलिपिड ही नहीं है, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बट उसने जो पूछा है वो तो फॉस्फोलिपिड की बात की है ना, तो वो कह सकता है कि आंसर नंबर ए भी सही हो सकता है, क्योंकि ये तो फॉस्फोलिपिड ही नहीं है। तो इसको आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? अगर हम बाकी के तीनों फॉस्फोलिपिड्स में चेक करें तो फॉस्फोटिडाइल इनएसिटोल ही कम होता है। इस पिक्चर को मेरा लगाने का ये रेफरेंस, अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉस्फोटिडाइल इनएसिटोल का अमाउंट देखो आप। हालांकि ये एसिमेट्री शो करने के लिए दिखाते हैं डायग्राम कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन पे इस तरह से चीज है, लेकिन आप सबके कंपैरिजन में देखें तो सबसे कम फॉस्फोटिडाइल इनएसिटोल ही दिख रहा है। इसीलिए हमने कहा कि वो मेजर फॉस्फोलिपिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, जो हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके दो मोटर प्रोटीन होते हैं, एक काइनेसिन और एक डाइनिन। काइनेसिन में एक काइनेसिन को छोड़ के सब पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और डाइनिन में सबके सब नेगेटिव की तरफ मूव करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। सो अगर ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डाइनिन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और काइनेसिन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि डाइनिन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनकरेक्ट को सिलेक्ट करो। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डाइनिन हेल्प करता है सीली और फ्लैजिला की बीटिंग में। यस, ये फंक्शन है डाइनिन का। दूसरा, ये अब ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनेलेज को, यहाँ तक बात सही है, करता है। एंटीरोग्रेड डायरेक्शन, एंटीरोग्रेड डायरेक्शन हम यूज करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, लेकिन ये तो नेगेटिव की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, इसने कहा है कि ये स्पिंडल असेंबली और पोजीशनिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है सेल डिवीजन के टाइम पे। और लास्ट ऑप्शन हमें दिया है कि ये इंटरेक्ट करता है डायनेक्टिन से फॉर इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ये अगर माइक्रोट्यूब्यूल पे चलता है तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे एक डायनेक्टिन मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ये ऑर्गेनेलेज को रख के फिर ट्रांसपोर्ट करता है नेगेटिव की तरफ, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसने हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो हमने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है सिर्फ। इसका ये मतलब नहीं है कि सेल बायो से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ सेल बायो के सेक्शन बी में क्वेश्चन आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।